इट्स मी सिमरन सहानी। तो सारी क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरिंग टूथ द सागा कंटिन्यूज। तो कैसे हो सब? आई होप बहुत अच्छे हो गए। तो सबसे पहले तुम्हें एक काम करना है, देखो हम इस चैप्टर को शुरू करें उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? इट्स माय रिक्वेस्ट, जल्दी करो लाइक यार, ठीक है? अब जब लाइक कर दिया वीडियो तो ये कमेंट करके बता दो आप किस डेट को ये चैप्टर पढ़े हो, मतलब कि पहले दिन ही पढ़े हो जिसे मैंने पढ़ा दिया है, या अपने एग्जाम से एक दिन पहले पढ़े हो, यूनिट टेस्ट से, फाइनल एग्जाम से, प्री बोर्ड से, एनीथिंग। लेजेंड आए हो तुम एग्जाम से 2 रात पहले पढ़ने, तो जल्दी डेट लिख दो और साथ ही के साथ में ना ये भी बता दो इस चैप्टर के राइटर कौन है। तो ये 2 कमेंट तुम्हें हर चैप्टर में करने, किस डेट को पढ़ रहे हो और राइटर कौन होते हैं हर चैप्टर के, ये बता दिया करना। इससे तुम्हें बहुत मदद मिलेगी ट्रैक रखने में अपने सिलेबस को। राइटर का नाम हो जाएगा याद, ठीक है जी? तो आज ये जो चैप्टर है हिस्टोरिकल चैप्टर है। यहाँ हम इजिप्ट के एक किंग के बारे में जाने वाले हैं जिनकी तस्वीर तुम्हें मेरे पीछे दिख रही है, ये है किंग तूतनखामन, ठीक है? तो ये जो चैप्टर है ये आज मैं तुम्हें ना पूरी एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूँ। ये चैप्टर बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो मैंने क्या करा, इसकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद कभी भूल भटके एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो ऐसा लगेगा अरे ये तो बहुत आसान है, हमें तो आता है, दीदी ने पढ़ा दिया है, ठीक है जी? तो तैयार हो तो जल्दी वीडियो को कर दो लाइक एंड कमेंट करके बता दो कब देख रहे हो इस चैप्टर को। साथ ही के साथ में एक पिरामिड भी जो है इमोजी कमेंट कर दो इस कमेंट सेक्शन के अंदर, जैसे हमने इससे पहले वाले चैप्टर में शेप करा था, इस वाले में कमेंट करना आपको एक पिरामिड। मैंने अटेंडेंस लगा दिया पिरामिड इमोजी के साथ में, तुम भी पिरामिड इमोजी के साथ में अटेंडेंस लगा दो। शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो ये चैप्टर में हम किंग तूतनखामन के बारे में जानने वाले हैं, तभी चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग टूथ। तूतनखामन का शॉर्ट फॉर्म को रखा है टूथ सागा कंटिन्यू। सागा मतलब होता है एक स्टोरी, इनकी लाइफ से रिलेटेड स्टोरी अभी तक चल रही है, लेकिन इनको मरे हुए तो हजारों साल हो गए हैं किंग टूथ को। बट इनकी जो मम्मी है, जैसे आपको पता है इजिप्शियंस क्या करते हैं, मम्मी बना देते हैं लोगों की, ठीक है? उसको जो है पूरा वो जो बॉडी को बाद में कवर कर देते हैं बैंडेजेस से व्हाइट कलर की, एंड उसको फिर एक टूम में रखा जाता है, बनवाया जाता है, पिरामिड्स होते हैं अंदर उनके टूम्स होते हैं, उनमें रखवाया जाता है मम्मी को कॉफिन्स के अंदर, और साथ में बड़ा बड़ा खजाना रखा जाता है। जितने अमीर लोग होते थे इजिप्ट के, उनके खजाने बड़े बड़े होते थे। और यहाँ हम बात कर रहे हैं किंग की मम्मी के बारे में, यानी कि इजिप्ट के बहुत बड़े पावरफुल राजा की मम्मी के बारे में। तो आज आप जानोगे कि जब इनकी मम्मी को डिस्कवर करा गया तो इनके खजाना क्या क्या निकला और इनकी लाइफ से रिलेटेड हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो किंग टूथ है, इनके साथ कहानी क्या रहती है कि ये ना बहुत छोटी उम्र में राजा बन जाते हैं। जब ये टीनेजर थे तब ये राजा बन जाते हैं, और ये बहुत पावरफुल किंगडम के राजा बने थे। इनकी डायनेस्टी बहुत पावरफुल थी इजिप्ट में। और जब इनकी डेथ होती है, इनकी डेथ भी बहुत छोटे से ये थे, सिर्फ 19 साल के थे। हमने साइंटिफिक रिसर्च करके पता लगाया कि भाई ये 19 साल के थे तो ये मर गए थे। तो इसीलिए पूरी दुनिया को ये जानना था कि सिर्फ 19 साल में इनकी डेथ कैसे हुई, कहीं इनका मर्डर तो नहीं हुआ था। तो इसलिए आज आप जानोगे कि ये जो किंग तत की मम्मी है, इसके ऊपर बार बार कभी एक्सरे हुआ, कभी सीटी स्कैन हुआ। भैया तुमने सुना इंसानों को आते कि मम्मियों का सीटी स्कैन कर रहे थे जस्ट टू नो इनकी डेथ कैसे हुई थी, ठीक है? क्योंकि इनके बनने के बाद इनकी डायनेस्टी कुछ समय में खत्म हो गई थी। तो दिस चैप्टर विल बी इन 3 फेजेस। ये चैप्टर 3 फेजेस में होगा। पहले आपको बताया जाएगा किंग तत कौन है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि पता है इनका जो टूम था, टूम क्या, जहाँ पे इनको रखा गया ना अंदर, जो इनके पूर्वजों ने जब इनको डेथ के बाद में वहाँ पे रखा था, जो इनको प्रॉपर टूम था जहाँ बहुत खजाना निकला है, वो किसने डिस्कवर करा था? तो ना इजिप्ट के अंदर एक जगह है जिसको कहते हैं वैली ऑफ किंग्स। तो इस वैली ऑफ किंग्स के अंदर आपको पता है सिर्फ हमारे किंग तुत की नहीं, बहुत सारे राजाओं की, महाराजाओं की, इनके यहाँ के आम लोगों की बहुत सारी ना वैली ऑफ किंग्स इसलिए कहा जाता है, बहुत सारे कॉफिन्स रखे हुए हैं, बहुत सारी ममीज है। तो एक प्रोजेक्ट चला था हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या करा, इजिप्ट में गए, वैली ऑफ किंग्स में गए, फोटो देखो यहाँ पे चल रही है जो, और वहां जाके खुदाई करी और ढूंढे अलग अलग टूम। तो हॉवर्ड कॉटर जो एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट हैं, फोटो देखते रहो, इन्होंने 1922 के अंदर किंग तट का जो टूम है उसे डिस्कवर कर लिया था। तो ये चैप्टर ना फेजेस में चलेगा। किंग तट को जब पहली बार इनकी मम्मी को डिस्कवर करा था, ढूंढा था हॉवर्ड कार्टर ने, तो किस कंडीशन में उनको मम्मी मिली, बहुत सोने के साथ लदी हुई थी, कॉफन सोने का बना हुआ, कॉफन का चेहरा सोने का बना हुआ, ये यहाँ देख सकते हो। ये सब आप जानोगे। 1922 में मम्मी मिलने के बाद 1968 में किंग तट की मम्मी का एक्सरे करते हैं एक प्रोफेसर। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हाँ भाई जाने मर्डर कैसे हुआ है, एक्सरे से ज्यादा बातें पता नहीं चल पाती है। तो 1968 के बाद 2005 में फाइनली किंग तट की मम्मी का सीटी स्कैन हो रहा है। इस चैप्टर में आप यही जानोगे कि जब किंग तट की मम्मी को सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया तो सीटी स्कैन करके क्या खबर हमें मिली कि भाई क्या हुआ था इनके साथ, इन्हें मरे कैसे थे। तो ये जो 19 साल में वो मरी, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि ये सब सीटी स्कैन करके हमें पता चला था। सो लेट्स बिगिन। जैसे वो हिस्ट्री टीवी देखा है तुमने, कभी देखते हो टीवी भी या मोबाइल में लगे रहते हो हर समय? तो ये जो सीटी स्कैन वाला ये जो ये पूरा ऐसे दिखा बताऊंगी मैं आपको, इसको आप समझ सकते हो जो हिस्ट्री टीवी पे एक शो आता था एंशिएंट एलियंस करके, और हिस्टोरिकल शोज आते थे, बिल्कुल वैसा समझना आप इस चैप्टर को, और हिस्ट्री में बिल्कुल डूब जाओ और ये एनिमेटेड इमेजेस के थ्रू जो है एक्सपीरियंस करो कि कैसे जो है साइंटिस्ट गए वहां पे और उन्होंने ढूंढा था किंग तट की मम्मी को। सो लेट्स बिगिन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। ही वाज जस्ट टीनेजर व्हेन ही डाइड। ही कौन हो रहा है यहाँ पे? ही है हमारे किंग तूतनखामन। वो टीनेजर थे जब वो मर गए थे। द लास्ट ईयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट। वो आखिरी ईयर मतलब होते हैं, ईयर मतलब होता है वारिस थे, आखिरी वारिस थे उस इजिप्ट की फैमिली के जो बहुत ही समय तक जिसने रूल करा था इजिप्ट को, ठीक है जी? समझ गए? ही वाज लेड टू रेस्ट। लेड टू रेस्ट मतलब जब वो मर गए थे तो उनकी मम्मी को कॉफन में जब रखा गया था, यानी कि जब उनको दफनाया गया था, ही वाज लेडन विद गोल्ड। बहुत सारी सोने की ज्वेलरीज इनके साथ रखी थी, एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन। और फिर धीरे धीरे दुनिया उन्हें भूल गई। वैली ऑफ किंग्स में किंग तट बहुत समय से रह रहे थे, लगभग हजारों सालों से वो रह रहे थे, बट जाके उन्हें 1922 में हॉवर्ड कार्टर ढूंढ लेते हैं, ठीक है? सिंस द डिकवरी ऑफ हिज टूम इन
1922। जब तक उनके टूम की डिस्कवरी नहीं हुई 1922 में, तब तक वो शांति से थी किंग तट की मम्मी, ठीक है जी। द मॉडर्न वर्ल्ड हैड स्पेक्यूलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। स्पेक्यूलेटेड मतलब बातचीत हो रही है, अफवाहें फैल रही है, टेंशन ले रहे हैं लोग भैया कि अब हुआ क्या था कि ये इतने छोटे से बच्चे की मम्मी है, बच्चा नहीं कहेंगे, मतलब 19 साल में जवान है बहुत ही ज्यादा, वो टीनेजर थे वो, तो भाई ये राजा बने हुए थे और इनकी डेथ कैसे हो गई इतनी छोटी उम्र में। तो लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं, एंड मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, और ऐसा सोचा जाता था भाई मर्डर ना हुआ हो इनका। तो इसलिए जो है अब क्या हो रहा है, नाउ किंग तट इज लीविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। तो 1922 में किंग तट की मम्मी को डिस्कवर कर लिया गया था और अब चल रहा है 2005। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़े हैं 2005 चल रहा है, तो अभी भी इतनी पुरानी बात है हमारे लिए, तो तुम में से कुछ तो पैदा भी नहीं हुए हो शायद, हुए हो गया नहीं, चलो जो भी है बता दो हुए थे या नहीं हुए थे, ठीक है। तो ये 2005 के अंदर किंग तट की मम्मी को जो है 80 साल बाद उनके चैम्बर में से बाहर निकाला गया है और अब उनको एक सिटी स्कैन मशीन के अंदर डाला जाएगा, जिससे कि पता चले क्लूज क्या हो गए, जिससे पता चल पाए हमारे को कि भाई उनकी लाइफ कैसी थी, वो दिखते कैसे थे और उनकी डेथ कैसे हुई, ये जानने के लिए, प्रिसाइज डेटा जानने के लिए। तो फोरेंसिक टीम वहाँ गई है बॉयश फेरोआ के बारे में पता लगाने के लिए, ठीक है। तो सिटी स्कैनर मशीन पहुंच चुकी है इजिप्ट देखने के लिए किंग तट की लाइफ और डेथ के राज, ठीक है। एन एंग्री विंड स्टिर्ड अप घोस्टली द डस्ट डेविल्स एज किंग वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस। अब जैसे ही किंग तट को स्ट्रेचर पे रख के बाहर ले जाया गया तो खतरनाक हवाएं यहाँ पिरामिड्स के पास में इजिप्ट में चलनी शुरू हो जाती हैं, डस्ट का डेविल बन जाता है, क्योंकि वहाँ रेत होती है रेगिस्तान में, तो ऐसा लग रहा था कि जो रेत है उसने एक डेविल का फॉर्म ले लिया, इतनी तेज रेत और हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे थे, हम गाइज वो बॉयश फेरोआ की स्लीप डिस्टर्ब कर रहे थे। इट इज़ नॉट अ गुड थिंग टू डिस्टर्ब डेड पीपल, बट फॉर नोइंग आवर पास्ट हमें ऐसा करना पड़ता है। ऐसा हम नहीं कहेंगे इट्स रॉन्ग और राइट, बट स्टिल गाइज इफ वी वांट टू नो कि पिछले समय में क्या होता था, उनसे सीखने के लिए हमें कभी कभी ऐसा करना पड़ जाता है। तो हम उनको देखने के लिए ले जाते हैं सिटी स्कैन में। तो एटमॉस्फेयर बड़ा अजीबो गरीब सा हो गया था इजिप्ट का। अब एंशियंट इजिप्शियन एक सेमेट्री है नोन एज वैली ऑफ किंग, वहीं के आसपास का ये सारा नजारा है। आई हैव टोल्ड यू अबाउट वैली ऑफ किंग्स। वैली ऑफ किंग्स में हजारों कब्रें हैं, जिसमें हजारों नहीं मतलब समझ लो तुम बहुत ज्यादा तो तुम 10-20 हजारों ममीज हैं, और सबका जो है क्या चल रहा है, सबके नंबर लिखे गए हैं पेपर के ऊपर और सबको जो है चेक करा जा रहा है, ठीक है। डार्क बेली क्लाउड्स, काले काले बादल बड़े बड़े पूरे के पूरे डेजर्ट में जो है आसमान में फैल जाते हैं। दोपहर के समय में ऐसा सा एटमॉस्फेयर हो जाता है। एंड नाउ इट वाज 6 PM और अब 6 बज चुके थे, 5 जनवरी 2005 के 6 बज चुके थे। अब जो है शाम हो चुकी थी एंड किंग तट की मम्मी को ले जाया गया सिटी स्कैन के लिए। द वर्ल्ड्स फर्स्ट फेमस ममी, मोस्ट फेमस ममी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर। तो 5 बजे किंग तट की मम्मी को सिटी स्कैनर पे रखा गया और वो अंदर यहाँ सिटी स्कैनर के अंदर जाती हैं, ठीक है। एंड क्यों गई हैं, सो दैट जो मेडिकल मिस्ट्रीज हैं उनकी लाइफ और डेथ को लेकर वो पता लगा पाए। उस रूलर की लाइफ और डेथ की मिस्ट्रीज पता लगाई जा रही थी 2005 में, जिसका 3300 साल पहले। तो किंग तट को मरे हुए 3300 ईयर्स हो चुके थे, यानी कि 3300 साल हो चुके थे, और अब 3300 साल बाद देखो लोग जा रहे हैं और उनकी मम्मी को स्कैन कर रहे हैं, ठीक है। अभी तुम्हें इस चैप्टर में नहीं बता रखा है, उसके बाद में ना अभी कुछ 2005 के बाद एक बार और किंग तट की मम्मी का DNA टेस्ट भी कराया गया था पता लगाने के लिए कि भाई इनकी जो है पूर्वज डायनेस्टीज वगैरह का लिंक देखने के लिए, तो इनका DNA टेस्ट भी करवा चुके हैं, ठीक है। वो आपको चैप्टर में नहीं बता रखा। ऑल आफ्टरनून अब क्या था, जब किंग तट की मम्मी को तो वो ले जाया गया सिटी स्कैन के लिए, तो उस समय में पूरे दोपहर के अंदर जो टूरिस्ट लोग थे वो पहुंच गए चैम्बर में किंग तट की मम्मी के, कि देखे भाई खजाना बजाना क्या ऐसा है वहां पे। तो पूरे के पूरे वर्ल्ड से लोग जो है क्रैम्ड रॉक कट टूम के अंदर चले जाते हैं। क्रैम्ड मतलब ऐसे मुड़ा हुआ सा, रॉक कट मतलब गुफा में बना हुआ था, गुफाएं होती हैं उनके अंदर, उसको तोड़ के अंदर कमरे बना रखे होते हैं चैम्बर, वहां पे मम्मी को रखा जाता है। तो जो किंग तट की मम्मी का जो टूम था वो था 26 फीट अंडरग्राउंड, और उसे देखने के लिए टूरिस्ट आ रहे थे। दे गेज्ड एट द मुराल्स एट द वॉल, और किंग तट की मम्मी का जो चैम्बर था उसकी दीवारें भी सजाई गई थी, उस पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई गई थी, लोग उसको देख रहे थे। एंड जो है तुर्द के फेस को देख रहे थे, जो बार बार मैं आपको एक फोटो दिखा रही थी ना, ये किंग तट की तस्वीर है मैं कह रही थी, तो वो जो गोल्डन सा फेस मास्क है उसको लोग देख रहे थे। ये सबसे स्ट्राइकिंग फीचर था किंग तट की मम्मी का। तो ये देख सकते हो आप, दिस इज एग्जैक्टली द सेम इमेज थैंक्स टू आर्कोलॉजिस्ट जिन्होंने इन इमेजेस को अपलोड कर रखा है। तो ये देखो, ये पीछे मुराल्स बने हुए हैं, ये जो है वहाँ पे वॉल के ऊपर ये कॉफन है, और कॉफन में ये रही किंग तट की मम्मी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम द गाइडेड बुक्स, कुछ विजिटर्स के हाथ में गाइड बुक्स थी, वो उसमें से पढ़ रहे थे, विस्पर कर रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसे बातें कर रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, कुछ बहुत डरे सहमे करे हुए थे। परहैप्स पॉन्डरिंग तुट्स अनटाइमली डेथ, कुछ खड़े होकर सोच रहे थे यार इतने जो है जवानी में इनकी डेथ कैसे हो गई होगी।
वंडरिंग विद अ शाइवर इफ द फेरोआस कर्स विल बी ट्रू। शाइवर मतलब शिवर करना ना, मतलब ऐसे कांपना, कुछ कुछ तो डर के कांप भी रहते कि कहीं फेरोआ का कर्स जो कहा जाता है वो सही तो नहीं है ना। फेरोआ का मतलब किंग होता है और कर्स मतलब होता है मतलब कि कुछ, कर्स मतलब क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे हम कर्स को, मतलब श्राप टाइप आप कह लो, ठीक है। तो कर्स मतलब होता है तो कर्स का एग्जैक्ट मीनिंग देखो मैं यहाँ लगाती हूँ। तो अगर कर्स को अगर हम गए तो ऐसा कहा जाता है, तो एक किंग तट के किंग तट से रिलेटेड एक फेरोआ कर्स था, मतलब इजिप्ट में एक फेरोआ कर्स कहा जाता है कि भाई अगर जो लोग जो है ऐसे मम्मी की स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं उनके ऊपर डेथ और मिसफॉर्च्यून आएगा, ऐसा मतलब कहा जाता है कि भाई एक मतलब मानते हैं वहाँ के लोग कि अगर तुम जाके ऐसे उनकी जो है वो सो रहे हैं वो अपने आफ्टर लाइफ में, अगर तुम जाके उन्हें तंग करोगे तो तुम मर भी सकते हो या तुम्हारे साथ कुछ गलत चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ लोग वहाँ पे जो थे वो डर भी रहे थे कि भाई हम गलत कर रहे हैं। सो ये देखो ऐसे ये मुराल्स बने हुए किंग तुत की मम्मी के पे, और ये किंग तुत की मम्मी है वहीं पे, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं। द मम्मी इज इन अ वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s। जाही हवास कहते हैं जो इजिप्ट के सेक्रेटरी जनरल थे सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्स के। तो अब ये क्या हो रहा है, अब क्या होता है किंग तट की मम्मी के चैम्बर में, ये 2005 का समय है, गए हैं जाही हवास जी और बहुत सारे और लोग, और वो जैसे ही चैम्बर में जाके कॉफिन को हटाते हैं तो उन्हें दिखाई देती है जो किंग तट की मम्मी है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक हालत में थी, बहुत ही बैड कंडीशन में थी। तो वो देखकर जाही हवास कहते हैं कि ये सब ना कार्टर ने किया था 1922 में। अब हम चलेंगे हिस्ट्री के अंदर 1922 के अंदर कि कार्टर ने ऐसा क्या किया था। द वे आई एम एक्सप्लेनिंग यू इज दिस चैप्टर इज द बेस्ट वे। हाँ मैं खुद कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गाइस ये चैप्टर बहुत पेचीदा हो जाता है। हम हिस्ट्री 2005 से 1968 से 1922 में कब जंप करके जाते हैं समझ में नहीं आता, बट नाउ तुम्हें समझ में आ गया ना। जब जाही हवास ने 2005 के अंदर इस मम्मी को देखा तो अपने दिमाग में सोचते लगते हैं कि भैया 1922 में तो कार्टर ने मम्मी के साथ कुछ बहुत जो है गलत तरीके से डील करा, मतलब केयरफुली नहीं डील करा। अब हम चलते हैं 1922 में और देखते हैं भाई ऐसा क्या गलत कर दिया था हॉवर्ड कार्टर ने जो इतना बड़ा इंजाम उनके ऊपर लग रहा है कि उन्होंने किंग तट की मम्मी को नुकसान पहुंचाया था, ठीक है। सो लेट्स सी कि कार्टर ने जो है किंग तट की मम्मी के साथ 1922 में क्या करा था। तो कार्टर कौन है, जैसे कि मैं उनको फोटो आपको दिखाई चुकी हूँ, उनका नाम है हॉवर्ड कार्टर, और वो ब्रिटेन के एक बहुत बड़े आर्कोलॉजिस्ट थे। एंड उन्होंने ही किंग तट की मम्मी को जो टूम था, जो कमरा था उसका, उसको डिस्कवर कर, कमरा नहीं कहेंगे, जो पूरा टॉम्ब इतना बड़ा मकबरा था उसको जो है डिस्कवर करा था उन्होंने कब, 1922 के अंदर। और उसके बाद जो है उन्होंने जो है क्या करा, अंदर घुसते ही जैसे उनके चैम्बर में गए तो जितने भी एंटीक्स थे उनको जो है देखना शुरू कर दिया। अच्छा ये ठीक है। दे रिमेन द रॉयस्ट रिचेस्ट कलेक्शन एवर फाउंड ऑफ एनी फेरोआ। पता है आपको जो ये किंग तट का जो ये खजाना निकला इनके टूम के अंदर से, ये सबसे महंगा और सबसे रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन है जो आज तक इजिप्ट के किसी फेरोआ के पास से नहीं निकला है। मतलब कितने महान राजा होंगे ये, कितने पैसे वाली डायनेस्टी के राजा थे ये, इनके खजाने जितना बड़ा खजाना आज तक कभी नहीं निकला है। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स थे गोल्ड के बड़े बड़े गहने हो गए, और जो है बहुत ही ऐसी चीज़ें थी जो आप देख के हैरान हो जाओगे, जैसे प्रॉपर खजाना जो है निकला था। बट जिस चीज़ ने, ये देखो ये पूरा खजाना भरा पड़ा था, क्योंकि इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं तो वो चीज़ें रखते थे अपने जो है लोगों के साथ में, उन्हें लगता था कि वो अपनी अमीरी अपना खजाने अपने साथ जो है अपने मरने के बाद भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े गोल्ड के खजाने के साथ तो देखो ये देख सकते हो आप यहाँ पे सारा तुत को जो है रखा गया था, बट साथ ही के साथ में तुत वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स। किंग तुत के साथ में एवरीडे आइटम्स को भी रखा गया था। तो जैसे रोजमर्रा का, जैसे अब आजकल हम टूथब्रश यूज़ करते हैं, पेस्ट यूज़ करते हैं, बाल्टी मग्गा चाहिए हमारे को, और टावल चाहिए, और क्या चाहिए होगा, फेस वॉश चाहिए, कपड़े चाहिए अच्छे खासे पहनने के लिए, ठीक है, और लड़कियाँ हो तो हेयर बैंड चाहिए तुम्हें। तो ऐसे मतलब जो भी तुम्हें मतलब आजकल की चीज़ें चाहिए होंगी, वैसे उस जमाने में जो किंग तट डेली बेसिस पे यूज़ करते थे वो चीज़ें उनके साथ मरने के बाद रखी गई। जैसे कि बोर्ड गेम्स की, वो बोर हो रहे हो भैया मरने के बाद तो बोर्ड गेम्स खेलें, ब्रॉन्ज का रेजर रखा गया उनके साथ में, लिनन के अंडर गारमेंट्स रखे गए, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, फूड और वाइन के लिए केसेस रखे गए, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें उनके साथ जो है रखी गई थी उनके चैम्बर में। तो ये है कॉफन जिसके अंदर, ये असली कॉफन है देखो गाइस, जिसमें किंग तट की मम्मी थी। ये दीवारों पे मुराल्स बने हुए, इस कॉफन के अंदर जो है किंग तट की मम्मी थी। मतलब ये बॉक्स आप कह सकते हो इसके अंदर थी, और इसके अंदर जो है और उनका फेस पे वो गोल्ड का जो मास्क वाला जो बड़ा सा कॉफन है वो भी इसी के अंदर था, ठीक है। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग फेरोआस फ्यूनरी ट्रेजर, महीने लग गए खाली जो आसपास में, ये इसको तो बाद में चेक करा गया, आसपास का खजाना चेक करने में ही महीने लग गए। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग द 3 नेस्टेड कॉफन। उसके बाद हॉवर्ड कार्टर पहुंचते हैं 1922 में 3 नेस्टेड कॉफन पे। तो ये जो कॉफन है ये है 3 नेस्टेड कॉफन, पहले एक ये है, अंदर एक और है, उसके बाद अंदर एक और है, तब जाके किंग तट की मम्मी पर आप पहुंचने वाले हो। ओपनिंग द फर्स्ट कॉफन, जैसे ये पहले कॉफन का डब्बा वो खोलते हैं, ऊपर से ढक्कन वो खोलते हैं इसका, तो जो है उसमें क्या था, एक श्राउड रखा हुआ था। या श्राउड क्या होता है, कपड़ा होता है, बहुत ही मतलब इट इज़ अ वेरी, आप कह सकते हो बहुत मतलब बहुत
मान्यता होती है श्राउड की, ठीक है। तो एक श्राउड रखा हुआ था, उस पर गार्लैंड, जिसमें मालाएं रखी हुई थी। जो माला थी वो विलो और ऑलिव के लीव्स की थी, और वाइल्ड सेलरी, लोटस के पेटल थे, कॉर्नफ्लावर थे। जो है इस फूलों से भरे हुए जो है उनको देखकर जो है हॉवर्ड कार्टर को समझ में आता है भाई 3300 साल पुराने फूल थे वो, तो उनको देखकर भी वो समझ जाते हैं, वो साइंटिफिकली पता लगाया जाता है अच्छा कौन सा फूल है ये। तो उन्हें देखकर उन्हें समझ में आ रहा था कि शायद इनकी डेथ हुई होगी गर्मियों में, मार्च से अप्रैल के बीच में, तभी स्प्रिंग के मौसम में हुई होगी, मतलब तभी इतने सारे ये फूल रखे गए थे, ठीक है। चलो अब ये देखो गाइस, ये देखो ये हॉवर्ड कार्टर जी। फिर इन्होंने सेकेंड कॉफन जब खोला ना, फर्स्ट कॉफन खोला, उसके बाद सेकंड कॉफन खोला, ये देखो, ये देख रहे हो, ये जो ये पूरा गोल्ड का बना हुआ था ये मास्क, यही मास्क है, यही फोटो जो मैंने बार बार लगा के आपको दिखाई थी, ये इसमें ना गोल्ड के कॉफन के ऊपर उनका जो है फेस डिजाइन कर रखा था किंग तट का, ठीक है। तो चलो इस तरीके से आपको ये जो फोटोज हैं बहुत मदद करेगी चैप्टर को समझने में। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, जैसे ही हॉवर्ड कार्टर जो है किस पे पहुंच जाते हैं, किंग तट की मम्मी पे, मतलब वो इसको भी खोल लेते हैं, इस वाले बॉक्स को भी जो ये है, और उसके बाद जब वो मम्मी को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मम्मी थी वो जो थी वो नीचे से चिपक चुकी थी। तो पर्टिकुलरली ये वाली इमेज देखो आप, ये देखो, ये है वो गोल्ड का पूरा कॉफन बना हुआ, ये प्योर गोल्ड का है, और इस पे किंग तट का चेहरा भी बनाया गया है। इसी चेहरे को देखो मैंने ये थोड़ा इसमें बनाया है, ठीक है। तो ये यही चेहरा है, देख रहे हो, यही चेहरा जो है इस मम्मी पे बना हुआ है। अब ये पूरा गोल्ड था, ये उस बड़े वाले डब्बे के अंदर था, तो ये जो था ना, ये इसको खोलते ही किंग तट की मम्मी थी, समझ लो तुम। अब इसमें क्या हुआ कि इसके नीचे से ना चिपक चुकी थी किंग तट की मम्मी। अब क्या तुम कहोगे छोड़ दो कोई बात नहीं, नहीं भैया। अब हॉवर्ड कार्टर को क्या डर था कि अब वो चाहते थे, और ऑब्वियसली ऐसा ही हुआ था कि भाई ये जो है ना, ये वाला जो ये कॉफन है गोल्ड वाला, इसको ले जाके म्यूजियम में रखा गया था। अब इसको म्यूजियम में रखने के लिए किंग तट की मम्मी को इससे बाहर निकालना पड़ेगा, बट मम्मी नीचे चिपक चुकी थी इस कॉफन के। और अब तुम कहोगे यार मत रखो म्यूजियम में, यहीं लीव कर दो, तो भी डर था कि अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया था कि इतना खजाना है, इतना सोना है। वरना क्या करते, चोर उचक के आ जाते और क्या करते, गैंग बना के आते, और वो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कैसे भी करके चीर के निकाल लेते किंग तट की मम्मी को बाहर इसमें से, और जो है ये कॉफन लूट के ले जाते। तो बहुत ज़रूरी था। और जो नेकलेस वगैरह भी किंग तट, ऐसा थोड़ी है कि उनकी बॉडी पे कोई नेकलेस नहीं पहनाए गए थे, बहुत हज़ारों गहने थे, तो वो भी निकाल के ले जाते। तो अब ज़रूरी था कि जितना भी यहाँ सोना खजाना हीरे जवाहरात थे उस सबको म्यूजियम में पहुँचाना था। तो अब क्या किया जाए, तो इसलिए हॉवर्ड कार्टर ने कुछ ऐसा करा जिससे किंग तट की मम्मी को बहुत नुकसान पहुँच गया था। अब पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा। द रिचुअल रेजन्स हैड हार्डन। अब पुराने ज़माने में जब ये इजिप्शियन लोग जो है मम्मी को ऐसे बैंडेजेस लगाते थे, तो कुछ रेजन्स, कुछ टाइप का रेजन मतलब केमिकल्स आपका और लगाए जाते थे बॉडी पे, और फिर ये बैंडेज कपड़ा बांधा जाता था। तो वो जो बैंडेज और कपड़ा था वो चिपक चुका था सॉलिड गोल्ड कॉफन के बॉटम पे, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो इस कॉफन के बॉटम पे चिपक चुके थे किंग तट, ठीक है। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव। अब तुम फोर्स लगा के उसकी मम्मी को बाहर निकालते किंग तट जी की, तो वो टूटने का खतरा था और डर लग रहा था। कार्टर रोट व्हाट हैज टू बी डन। कार्टर कहता है भाई अब मैं क्या करूँ, ये तो बाहर ही नहीं आ रहे हैं। अब तुम्हें वही क्वेश्चन अगर आता है कि भैया लीव कर दो मम्मी को इसी कॉफन के अंदर गोल्ड वाले, तो चोर आ जाएंगे, कार्टर यही कहता है। तो फिर कार्टर क्या करता है, कार्टर सोचता है कि यार अब एक काम करता हूँ, ये जो केमिकल हैं ये चिपक चुके हैं और हार्ड हो चुके हैं, तो इन्हें पिघलाने की कोशिश करता हूँ। तो इजिप्ट में धूप, तुम्हें पता है कैसे डेजर्ट के अंदर कैसी धूप होती होगी। तो कार्टर क्या करता है, इस गोल्ड के कॉफन को, किंग तट की मम्मी को कॉफन का लिड हटा के, ढक्कन हटा के उसको बाहर रख देता है चमकती हुई धूप के अंदर। कितनी तेज धूप थी आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए रख देता है सेवरल आवर्स तक, सोचने के लिए कि शायद वो जो केमिकल है वो पिघल जाए, बट ऐसा नहीं होता है। वो 149 डिग्री फ़ारेनहाइट की धूप में बाहर जो है किंग तट के जो है कॉफन को रख देता है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल भी नहीं है ऐसा करना, इतने महान फेरोआ, इतने बड़े फेरोआ की मम्मी के साथ में। बट कार्टर कह रहा मैं अपनी जगह सही हूँ भाई, मैं क्या करूँ, कोई और आएंगे तो वो तो भैया क्या ही कर सकते हैं, मम्मी का तो वो ध्यान ही नहीं रखेंगे, वो तो सिर्फ सोना लूटने आ जाएंगे लोग, ठीक है। तो जो है ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, वो साइंटिफिक डिटैचमेंट के साथ कहता है द कंसोलिडेटेड मटीरियल हैड टू बी चिसेल्ड अवे beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remain। अब फाइनली ये लाइन मैंने ऐसे रीड इसलिए करी है क्योंकि अब क्या किया जाए, धूप में रखने से भी कोई फायदा नहीं होता है। तो कार्टर दिल पे पत्थर रखे और परेशान होकर कहते हैं कि अब हमारे को ये जो किंग तट की मम्मी का बॉटम में यहाँ पे जो ये किंग तट की मम्मी है, चाकू लेके, मतलब कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लेके इसको नीचे से इस केमिकल को कट करना पड़ेगा, चिसेल अवे मतलब कट करके चीर के जो है मम्मी को बाहर निकालना पड़ेगा, फिर इस गोल्ड कॉफन को म्यूजियम में रखा जाएगा। तो ना चाहते हुए भी उन्हें जो है ऐसा करना पड़ा। तभी जो है जाहिर हवास कह रहे थे कि कार्टर ने नुकसान पहुंचाया है किंग तट की मम्मी को, कि उसके नीचे से, उनके नीचे से क्या करा गया, जो है केमिकल
टेंटिकल्स को चीर के निकाला गया। इन हिज डिफेंस, अपने डिफेंस में कार्टर क्या खेला था जो मैं तुम्हें 50 बार बता चुकी हूँ अभी तक। इफ ही हैडंट कट द ममी, अगर वो मम्मी को नीचे से कट नहीं करता फ्री, तो थीव्स आ जाते और वो तो पता नहीं ही क्या ही कर देते, पहले गार्ड्स को मारते और फिर पूरी मम्मी को रिप कर देते और जो है सोना लूट के ले जाते और कॉफिन को भी लूट के ले जाते। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे क्या होता है। इन तुत्स टाइम, अब इतना सोना रखा क्यों गया था, तो ये बताया जा रहा है कि तुत के ज़माने में रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी, बड़े ज़्यादा अमीर होते थे किंग। ठीक है, एंड वो ऐसा सोचते थे कि वो अपनी अमीरी अपने साथ दूसरी दुनिया भी लेके जा सकते हैं, मरने के बाद भी लेके जा सकते हैं। एंड फॉर हिज जर्नी टू ग्रेट बियॉन्ड, और अपनी मरने के बाद के जर्नी के लिए किंग तट के साथ भी बहुत सारी सामान रखा गया था। प्रेशियस कॉलर्स, कॉलर्स मतलब गले में पहनने वाला कॉलर, सोने का बना हुआ, नेकलेस हो गए, बड़े बड़े ब्रेसलेट्स हो गए जिसमें हीरे जवाहरात हर टाइप के महंगे से महंगे जेम्स रख लगाए गए थे। एंड एम्यूलेट्स हो गया, सेरेमोनियल एप्रन, कपड़े भी रखे गए थे, सैंडल्स हो गया, शेट्स फॉर फिंगर्स, फिंगर्स पे पहनने के भी कुछ कपड़े थे, टोस पे पहनने के, और जो उनका आइकॉनिक इनर कॉफिन था ये प्योर गोल्ड का बना हुआ, इसके तो चर्चे तुम पता नहीं लगा सकते हो आज तक कितने होते हैं। नाउ ये जो अगर मैं तुम्हें फोटो दिखाऊं तो ये कौन है, तो गाइस ये है किंग तट की असली मम्मी। ये देख सकते हो आप यहाँ पे। अभी फिलहाल अगर तुम सर्च करोगे, क्रोम पे सर्च करो ना कि किंग तट की मम्मी को, अभी फिलहाल जो है उनके टूम में, चेम्बर में ही है। कहाँ रखा गया, इनका गोल्ड कॉफिन लेके चले गए तो इनको इनके चेम्बर में ही रखा था, बट उसके ऊपर जो है ना टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला ग्लास लगा रखा था वुडन कॉफिन में डाल के, मतलब कहाँ सोने के कॉफिन में रहते थे, वुडन कॉफिन लगाया और ऊपर जो है ग्लास का एक ऐसा टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला सा एक डिवाइस लगाया। क्यों, क्योंकि लोग अगर वहाँ जाएँ या अब वो उस कॉफिन के अंदर नहीं थे तो टेम्परेचर कंट्रोल करने की ज़रूरत थी, तो किंग तट की मम्मी को टेम्परेचर पे, आई थिंक सो ये वही फोटो है, ये ग्लास है, ये देखो यहाँ पे ग्लास है, ये किंग तट की मम्मी को टेम्परेचर कंट्रोल वाले उसमें रखा गया है। सो दिस इज किंग तट्स मम्मी। ठीक है, ये उनकी असली मम्मी है और कॉफिन को ले जाके म्यूजियम में रख दिया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टू सेपरेट टूथ फ्रॉम हिज अडॉर्नमेंट, अब अडॉर्नमेंट्स क्या हो गए, जो गले में कान में किंग तट की मम्मी को पहनाए गए होंगे तो उसको भी हटाया गया था, उसको भी जो है कार्टर ने हटाया था। तो उसके लिए भाई पूरी किंग तट की बॉडी के एक एक जॉइंट को जो है सीवियरली जो है कट करा होगा और तब वो बाहर निकाला होगा। तो सोचो कितना नुकसान पहुंचा होगा उनकी मम्मी को। कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट, तो गले में कॉलर था, नेकलेस थे, तो सर निकाला और उसमें से फिर नेकलेस बाहर निकाले। अब कहो कि क्यों निकाले, तो वो कह रहे चोरी करके छोड़ ले जाएंगे, वो भी अपनी जगह सही थे, क्या करे क्या ना करे। ठीक है, वंस दे हैड फिनिश दे रीअसेंबल, और जब वो फिनिश हो गए तो उन्होंने रीअसेंबल कर दिया था तुत की बॉडी को। एंड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विद अ पैडिंग दैट कंसील द डैमेज, और साथ ही के साथ में फिर क्या करा, एक वुडन बॉक्स के अंदर फेरुआ की किंग की मम्मी को रखा जिसमें नीचे पैडिंग कर दी गई थी, यानी कि एक पैड्स लगा दिए गए होंगे, कुछ गद्दा लगाया होगा वटेवर, जिससे कि जो है नीचे वो इसलिए लगाया गया कि जो डैमेज हुआ था बॉडी को किंग तट की मम्मी की, वो जो है सहन वुडन बॉक्स के ऊपर डायरेक्ट नहीं लगा, नीचे पैडिंग कर दी गई थी टू कंसील द डैमेज, और फिर जो है वहीं पे रखा दिया गया उनको जहाँ पे किंग तट अभी रहते हैं। ठीक है, तो चलो ये रहा किंग तट का जो है, ये देख रहे हो यहाँ पे ये पैडिंग ये दिखा रखा है आपको, और ये किंग तट की मम्मी है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। अब अगर हम बात करें आज के समय की, तो अब आर्कियोलॉजी 2005 में अब हम वापस आते हैं। तो सब तो 1922 में हुआ ना, तो 1922 में तो मेजर फोकस क्या है, खजाना लूटो, नेकलेस निकाल लो, ये सबको रख के आए म्यूजियम के अंदर। ठीक है, अब धीरे धीरे आर्कियोलॉजी चेंज होने लग गई। अब रेदर देन खजाने के ऊपर फोकस होने लगा जीवन और मृत्यु के बारे में जानने के लिए। अब लोगों का इंटरेस्ट आता ये था यार इतने छोटे से फेरुआ मरे कैसे, ये जानने के लिए। तो इसलिए अब किंग तट के ऊपर जो है साइंटिफिक रिसर्च होनी शुरू हुई। हैज चेंज सब्सटेंशियली नाउ एंड अब फोकस लेस ऑन ट्रेजर होता है एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, और अब जो है भाई टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो गई है तो नई नई टेक्नोलॉजी से हम पता भी लगा सकते हैं। इन 1968, अब 1968 में आते हैं हम, 1922 के बाद अब पहुंच जाओ तुम 1968 के अंदर। अब 1968 में 40 साल बाद लगभग जब कार्टर ने मम्मी को ढूंढा था 1922 में, एक अनाटमी प्रोफेसर थे, यानी कि एक प्रोफेसर थे, उन्होंने किंग तट की मम्मी का एक्सरे करा और उनने एक्सरे करके बाद बोला, एक बहुत ही बड़ी, लोगों को हैरानी हो गई उनकी बात सुन के, उन्होंने कहा कि बीनीथ द रीजन दैट केक्स हिज चेस्ट, यानी कि जो है किंग तट की मम्मी में जो है चेस्ट वाला जो एरिया है उनका, वहां से उनकी ब्रेस्ट बोन और जो फ्रंट रिब्स है वो मिसिंग है, यानी कि ब्रेस्ट बोन और फ्रंट रिब्स उनकी है ही नहीं उनके स्केलेटन के अंदर। तो ये बात सुनते ही लोग जो है सोचने लगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर जो है देखो 1968 के बाद अब जाके 2005 में फाइनली किंग तट की मम्मी को सीटी स्कैन करने के लिए ले जाया जा रहा है, यही पता लगाने के लिए कि क्या सच में ऐसा है कि उनकी रिब केजेस नहीं है, क्या इसी वजह से तो उनकी डेथ नहीं हुई थी, ये सब पता लगाने के लिए। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिनिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब क्या बताया जा रहा है, देखो 1968 में तो क्या हुआ था, 1968 के अंदर तो हुआ था हमारा
एक्सरे, अब टेक्नोलॉजी और बढ़िया आ गई थी, अब सिटी स्कैन की भी टेक्नोलॉजी आ गई थी जो बहुत बढ़िया इमेज फॉर्म कर सकता है हमारे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है उसकी। तो इसलिए सोचा गया कि किंग तट की मम्मी का भी सिटी स्कैन करा लेते हैं, जो 100 ऑफ एक्सरेज का क्रॉस सेक्शन होता है, बहुत सारे एक्सरेज मिल जाते हैं और जो है 3 डायमेंशनल एक 3D टाइप की इमेज बना देते हैं। तो भाई एक्सरे से तो बहुत ज़्यादा चीज़ सिटी स्कैन बता सकता है एंड इट कुड आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट आंसर किंग तट की लाइफ को लेकर। 2 बड़े आंसर सिटी स्कैन कर सकता था, पहला कि वो मरे कब, कैसे मरे, और दूसरा मतलब किस उम्र में मरे थे, दोनों बातें सिटी स्कैन करके पता लगाई जा सकती थी। ठीक है, तो किंग टट्स की डिमाइस जो है साथ ही के साथ, तो बस अब आओ अगले पॉइंट पे। अब आपको किंग तट के खजाना देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, अब आप जानोगे किंग तट की लाइफ के बारे में कि उनका परिवार कौन था। इतनी बड़ी डायनेस्टी अगर इनकी थी तो इनके पापा कौन थे, इनके दादा कौन थे और ये खुद कैसे राजा थे, ये इनके बारे में थोड़ा सा अब हम जानेंगे। तो किंग तट जब मरे थे तो ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ होगा, बहुत ही मतलब एक मिसफॉर्चून हुआ होगा इजिप्ट के लिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल राजा थे। इनके बाद जो भी डायनेस्टी है वो ज़्यादा से लंबे समय तक नहीं चली थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, अपनी डायनेस्टी के तो ये आखिरी थे और इनकी फ्यूनरल के बाद जो है इनकी डायनेस्टी खत्म होनी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर, मतलब कि वो क्यों मरे और उनके मरने के बाद क्या हुआ ये भी हमें ज़्यादा अच्छे से नहीं पता है इजिप्ट के अंदर। ठीक है, अब इजिप्ट के राजाओं के बारे में अब आप जानोगे, किंग तट के पापा दादा उनके बारे में अब हम जानेंगे। तो अमेनोटॉप 3, इन्हें किंग तट का जो है फादर कहा जाता है, ग्रैंडफादर। नाउ वी डोंट नो एग्जैक्टली कि ये किंग तट के दादा थे या फिर उनके पापा थे। ये बहुत पावरफुल फेरुआ मतलब राजा थे, कहाँ के, इजिप्ट के ऑब्वियसली, हु रूल्ड फॉर 4 डिकेड्स मतलब 40 साल तक उन्होंने रूल करा। और 18 जो है डायनेस्टी थी ये इजिप्ट की, और बहुत इजिप्ट ना इनके जो है इनके किंग तट के दादा अमेनोटॉप 3 के टाइम पे या पापा के टाइम पे सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ। ठीक है, तो बहुत मशहूर हुआ था इजिप्ट इस समय पे। तो इजिप्ट की 18th डायनेस्टी के राजा रहे, समझ लो तुम, किंग तट भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। हिज सन अमेनोटॉप 4, अब तुम सपोज करो ये किंग तट के दादा थे अमेनोटॉप 3, तो अब 3 किंग तट के दादा हो गए और अमेनोटॉप 4 किंग तट के पापा। अमेनोटॉप 4 ये इजिप्ट में बहुत जाने पहचाने राजा, क्योंकि इन्होंने बहुत अफरा तफरी मचाई थी इजिप्ट के अंदर। इन्होंने बहुत चेंजेस लेकर आ गए थे ये अपने डायनेस्टी के अंदर। क्या चेंजेस लेकर आए थे, चलो पढ़ लेते हैं। 4 के बारे में जानते हैं। तो जो अब अमेनोटॉप 4 राजा बनते हैं तो ये इजिप्ट में बड़े बड़े चेंजेस लेकर आते हैं। पहले चेंज ये क्या लेकर आए, इन्होंने प्रमोट करी वर्शिप ऑफ एटेन की वर्शिप प्रमोट करी, जिन्हें कहा जाता है सन डिस्क गॉड। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, सन डिस्क गॉड। और उन्होंने खुद का नाम भी बदल लिया, अपना नाम रख लिया अखेंटन मतलब क्या होता है, सर्वेंट ऑफ द एटन। तो अब अमेनोटॉप 4 ने अपना नाम क्या कर लिया, अखेंटन। क्या कर लिया, अखेंटन। ठीक है, चलो फिर क्या होता है, एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबिस टू द न्यू सिटी ऑफ अखेंटन। और क्या करा, अमेनोटॉप 4 ने अपना नाम बदल लिया, एटन की पूजा करवाई, अपना नाम बदल लिया, अखेंटन रखवा दिया। और अपना नाम अखेंटन रखवाने के बाद जो कैपिटल सिटी थी थीबिस से कर दी अखेंटन। और जो है आज के समय पर अगर हम इजिप्ट में देखेंगे तो इजिप्ट की जो शहर अमारना है वही अखेंटन है। ठीक है, ही फर्दर शॉक द कंट्री, और फिर लोगों को शॉक कर दिया अपनी कंट्री के, बाय अटैकिंग द टेम्पल्स ऑफ अमून गॉड। तो जो अमून गॉड थे जिनको इजिप्ट में जो है पूजा करी जाती थी जिनकी, उनको जो है उनके टेंपल्स को अटैक करना शुरू करा अखेंटन ने, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेंपल। तो इनके जो राजा है ना ये बहुत आप मानो रिलीजियस थे, ये अपना नाम ही अपने गॉड से रखते थे। जैसे कि ये देखो इनका नाम है अमेनोटॉप, तो इनका नाम ना अमून गॉड में से ही रखा गया, अमून। इनका नाम अमेनोटॉप 4 था, बट इन्होंने आटेन की गॉड की पूजा करवा के अपना नाम क्या रख लिया, क्योंकि अखेंटन एटन आ गया ना इसमें, तो ये किसको से भगवान की पूजा इन्होंने शुरू कराई, एटन की कराई, तो इन्होंने नाम रख दिया अखेंटन। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब क्या करा इन्होंने, पुराने वाले जो गॉड थे अमून गॉड, उनके मंदिर को और उनकी इमेजेस को भी जाके डिस्ट्रॉय करा। दिस मस्ट हैव बीन द मोस्ट हॉरिफिक टाइम इन इजिप्ट। बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के, इनका नाम है रे जॉनसन। ये कह रहे कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग टाइम होगा उस जमाने इजिप्ट के लिए कि उनका राजा ऐसा क्या क्या कर रहा है। ठीक है, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड। और इस तरीके से क्या हो रहा था, जो फैमिली इतने समय से रूल करी है उसका एंड आ रहा था। एंड देन अखेंटन वेंट अ लिटिल वैकी, मतलब क्या कि एक तो वैसे ही इनका साम्राज्य खत्म हो रहा था, ऊपर से जो अखेंटन जी है तो ये वैकी हो गए, मतलब ये अजीबोगरीब सी चीज़ें वहाँ पे करनी स्टार्ट कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। अब आफ्टर अखेंटन्स डेथ, अखेंटन के मरने के बाद में, यानी कि अमेनोटॉप 4 जो थे उनके मरने के बाद में एक मिस्टीरियस रूलर आके इजिप्ट पे राज करता है। यानी कि अखेंटन के बाद में, यानी कि अमेनोटॉप 4 के डायरेक्टली बाद तुत नहीं आ जाते हैं, उनके बाद बीच में कुछ पीरियड के लिए एक और राजा आके रूल करता है जिसका नाम था स्मेनकेरा, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। एंड स्मेनकेरा के बाद में ये जो ये वाला राजा लिखा है, इसके बाद में तूत अखेंटन आते हैं, यानी कि हमारे किंग तुत आते हैं।
तो जब किंग तुत आके राजा बनते हैं, ये बहुत फेमस है आज के समय पे सिर्फ तुत नाम से, ठीक है। तो इनका जब नाम था बचपन में क्या था, इनका नाम था तुत आखेंटन। क्यों? क्योंकि अमेनोटॉप ने अपना नाम क्या कर लिया था, आखेंटन, तो इनका नाम था तुत आखेंटन। अब जब ये आके राजा बनते हैं तो ये सबसे पहले अपना नाम रखते हैं तुत आखेंटन से तूतन खामून, और ये आमून समझ गए आप, आमून कौन है, इनके पुराने वाले गॉड। तो जैसे ही तुत आते हैं रूल करने के लिए तो ये अपना नाम बदल के तूतन खामन कर लेते हैं, मतलब लिविंग इमेज ऑफ आमून। तो तुत ने क्या करा कि जो उनके दादा और उनके पापा शायद जो थे अमेनोटॉप 3, उनके समय पे जो अमून गॉड की पूजा करी जाती थी, तो तुत आके दोबारा से उन वाली गॉड की पूजा शुरू करवाएंगे जो आखेंटन ने करा था। वो सब चीज़ों को वापस करने की कोशिश करेंगे तूतन खामन यानी कि हमारे किंग तुत, ठीक है। एंड ओवर सॉ रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वेज। तभी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे, क्योंकि जो भी चेंजेस अखेंटन ने करे थे ना 4 वाले अमेनोटॉप ने, वो सब चेंजेस वापस लेके गए तुत हमारे, ठीक है। ही रेन्ड फॉर अबाउट 9 ईयर्स, वो 9 साल तक उन्होंने राज करा, एंड फिर अचानक से मर गए। तो किंग तट को 2 नामों से बुलाया जाता है, एक तट अखेंटन भी और एक तूतन खामन। ऑफ हिज फेम एंड स्पेक्यूलेशन अबाउट हिज फेथ, तुत इज वन ममी अमंग मेनी इन इजिप्ट। यानी कि ऐसा नहीं है तुत एक बहुत ही फेमस इजिप्ट की ममी है, इनके अलावा कोई और फेमस नहीं है, नहीं, बहुत सारे और भी बहुत ममीज है इजिप्ट के अंदर। इजिप्ट के अंदर एक इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट चल रहा है जो स्टार्ट हुआ था 2003 में, और अभी तक ऑलमोस्ट 600 ममीज रिकॉर्ड कर चुका है। और अभी अगर आज के समय की बात करो, अभी तो 2003 का डेटा है, तो पता नहीं कितनी ही आप मानो कि ममीज को रिकॉर्ड कर लिया गया होगा पेपर पे बाय द सोसाइटी, ठीक है। मतलब ये जाके पता लगाने कितनी ममीज जो है इजिप्ट के अंदर रखी गई हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं अब हम 2005 में। 2005 में जैसे ही जो है किंग तट की मम्मी को सीटी स्कैन के लिए रखा गया था, तो आपको बताया गया कि वो सीटी स्कैनर की जो मशीन थी वो डोनेट करी थी नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने एंड साइमंस ने, जो उसके मैन्युफैक्चरर थे। और किंग तट पहली मम्मी थी ऐसी पूरी दुनिया की जिसको जो है ये भाई ये डेजर्ट में लेके गए और इसको जो है स्कैन करा गया होगा किंग तट की मम्मी को। अ सीटी स्कैन मशीन स्कैन द मम्मी। अब हम वापस आ गए 2005 में, और शाम के 5 बजे जब किंग तट की मम्मी को सीटी स्कैन पे रखा गया, तो किंग तट की मम्मी का सीटी स्कैन करा हेड टू टो, डिजिटल एक्सरेज निकले और उसने किंग तट का हेड बनाया और जो है बढ़िया सी इमेजेस। किंग तट की मम्मी को सीटी स्कैन के लिए ले जाया कैसे गया था ये बता रखा है। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड तुत फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स। तो बॉक्स के समेत वो टूम से बाहर लेकर आए किंग तट को, और बाहर लाना भी आसान नहीं होता है। ये फोटो देखो एक जो मैंने लगाई है, क्योंकि रॉक कट टूम होता है तो उसमें से निकाल के बाहर लाना होता है, तो वो जो है एक लिफ्ट की हाइड्रोलिक मदद से जो है उनको बाहर निकालते हैं। एंड 22 मिनट्स later 2 men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans। बस किंग तट की मम्मी को बाहर ले जाके सीटी स्कैनर मशीन के पास रखा ही था, 22 मिनट ही बीते थे कि 2 वर्कमैन ऐसे हड़बड़ाते हुए से 2 पंखे लेकर आ रहे थे पास वाले ऑफिस से। अब लोगों ने पूछा भाई क्या हो गया, ये प्लास्टिक के पंखे लेके क्यों तुम घूम रहे हो? तो पता चला कि जो $1 मिलियन स्कैनर था, ये सीटी स्कैनर, ये सीटी स्कैनर $1 मिलियन का जो था वो खराब हो चुका था, उसके पंखे खराब हो चुके थे। तो लोगों ने कहना शुरू करा, हाँ ये तो कर्स ऑफ फेरुआ है, ये फेरुआ का श्राप लग रहा है तुम्हारे को, ये जो तुम उनको डिस्टर्ब कर रहे हो इसलिए पंखे जो है वो खराब हो चुके हैं। कुछ गार्ड जब पंखे से सीटी स्कैनर चल जाता है तो पता चलता है अच्छा भाई ठीक है कोई डेटा लॉस नहीं हुआ है, बढ़िया से सीटी स्कैन का सारा रिजल्ट हमारे को मिल जाएगा। द टेक्नीशियंस ओवर द वर्कमैन, वो तुत की बॉडी को जो टेक्नीशियंस है जिन्होंने सीटी स्कैन करा था वर्कमैन को वापस कर देते कि जाओ वापस उनके टूम में रखाओ, और वो लोग जाके वापस से किंग तट की मम्मी को टूम में रखाते हैं। लेस देन 3 आवर आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन, 3 घंटे पहले उन्हें कॉफिन से रिमूव करा गया था, 3 घंटे बाद वापस उनको उनके कॉफिन में रख दिया गया, जहाँ पे फ्यूनरी प्रीस्ट ने, वहाँ पे प्रीस्ट गए और उन्होंने फ्यूनरी प्रोसेशन उनका दोबारा से कर दिया कि ऐसे उनको डिस्टर्ब करा था तो दोबारा से फ्यूनरी उनका प्रोसेशन कर दिया, ठीक है। मतलब कि 3 घंटे पहले निकाला था कॉफिन से, सीटी स्कैन करा, वापस रखा है। अब ये फोटो कौन है गाइस, ये सीटी स्कैन करके साइंटिस्ट वगैरह ने ये इमेज बनाई है किंग तट की वो ऐसे दिखते होंगे, जब उनकी डेथ हुई थी जवानी में वो कुछ ऐसे दिखते होंगे, ऐसा हम लोगों का मानना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बैक इन द ट्रेलर, अब क्या हुआ जब किंग तट की मम्मी को वापस ले जाया गया, वापस रख दिया गया, टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस। किंग तट की मम्मी वापस जा रही थी और वहीं पे साइंस में लैब में जब सीटी स्कैन करके टेक्नीशियन बैठे थे, उन्होंने कंप्यूटर पे बढ़िया सी इमेजेस बनाई। इमेजिन करो कोई हाईटेक इमेजेस ऐसे यूं बनती हुई स्क्रीन के ऊपर, एक ग्रे कलर का हेड बन जाता है बहुत सारे पिक्सल्स से, और जो है पूरा का पूरा किंग तट का नेक हो गया, वर्टेब्रेट हो गया, जैसे एक एनाटॉमी की क्लास में दिखाया जाता है, उनके हैंड हो गए, उनके रिब केजेस हो गए, उनका स्कल हो गया, सब कुछ दिखने लगता है। तो ये किंग तट की मम्मी का हेड है सच्ची का। तो पता चल जाता है दैट गाइज उनकी रिब केजेस वगैरह सब कुछ सही सलामत थी, उनकी पूरी बॉडी बिल्कुल सही सलामत थी। तो तुम सोचोगे अगर उनकी डेथ कैसे हुई थी, तो मैंने गूगल पे पढ़ा था कि शायद उनकी डेथ हुई थी, उनका पैर टूट गया था और फिर प्लास्टर नहीं करा हुआ या कुछ उसको ध्यान नहीं दिया हुआ, तो शायद इस वजह से डेथ हुई थी। अब बाकी तुम पक्का कभी रिसर्च करना चाहो तो देख लेना क्यों हुई थी,
आगे और कुछ भी पता लगा हो तो मेरे को तो ऐसी लगता है इस वजह से हुई थी, मैंने जहाँ तक पढ़ा है अभी। और अगर यहाँ देखिए तो वो जो एनाटॉमी प्रोफेसर ने बोला ना रिप केजेस नहीं थी, तो ऐसा नहीं हुआ, किंग तट की रिप केजेस मिल जाती है, ठीक है। व्यूज ऑफ द रिप केज एंड ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल, सब कुछ इमेजेस रिवील हो जाती है। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। अब जो है किंग तट की मम्मी जब वापस रखी गई उनके टूम में, तो जो जाही हवास थे जो पूरा का पूरा लीड कर रहे थे इस ऑपरेशन को, क्योंकि वो कौन थे, इजिप्ट के एंटीक सोसाइटी के हेड थे, तो उनके ऊपर जिम्मेवारी थी कि उनके देश की मम्मी है ना, वो इजिप्ट के हैं, कि भाई मम्मी को कोई नुकसान ना हो जाए। तो वो जो है काफ़ी रिलीव हो जाते, कहते हैं मैं तो पूरी कल रात से सोया ही नहीं था, अब जाके मैं टेंशन फ्री होऊंगा कि किंग तट की मम्मी को वापस उनके टूम में रख दिया गया है। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, जैसे ही वो ट्रेलर को लीव करते हैं किंग तट की मम्मी को रख के, ठीक है, तो क्या होता है, आसमान बड़ा अजीब सा बदल जाता है। सैंडी ग्राउंड, द विंड हैड स्टॉप्ड, यानी कि जैसे ही वो वापस आ रहे थे जो है किंग तट के चैम्बर से और बैठ रहे थे, तो कह रहे पता नहीं क्या हुआ, एकदम से हवा जितनी भी रेगिस्तान में चल रही थी बंद हो गई थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, बिल्कुल ऐसे सन्नाटा सा हो गया, जैसे कोई मर गया हो ना, और ऐसा मतलब ऐसा सन्नाटा हो गया था पूरे वैली ऑफ किंग में। और जस्ट अबव द एंट्रेंस ऑफ किंग तट का टूम, तो किंग तट का जो टूम था उसके एंट्रेंस के अबव ओरियन आ जाता है। ओरियन क्या है, यहाँ फोटो में देखो, ये एक कॉन्स्टिलेशन है, जैसे स्काई में तारों की कॉन्स्टिलेशन नहीं बनती है, तो ये ओरियन कॉन्स्टिलेशन आ जाती है, जो इजिप्शियन कहते हैं कि ओरियन कॉन्स्टिलेशन के अंदर सोल है ओसिरिस की, जो गॉड है आफ्टर लाइफ के। यानी कि अब वो जो है खुश हो गए हैं कि वो जो बॉय किंग है वो अपनी रेस्टिंग प्लेस पे वापस आ गया है, तो जो गॉड है, जो भगवान है आफ्टर लाइफ के, वो आके उसको दोबारा देख रहे हैं हमारे किंग तट को, तो ऊपर अपने आप ही वाला कॉन्स्टिलेशन बन जाता है। तो मतलब ये काफ़ी मिस्टीरियस और स्पिरिचुअल और थोड़ा सा वैसा चैप्टर भी आप समझो कि सच्चे में ऐसा हुआ कि जैसे किंग तट की मम्मी को वापस रखा तो गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ फिर से ऊपर आके खड़े हो गए, आसमान में आ गए, और तभी वो जो सन्नाटा और ऐसा सा माहौल हो गया था। तो फाइनली हम किंग तट की लाइफ के बारे में सब कुछ जान पाए, जो है सीटी स्कैन के थ्रू हमें बहुत कुछ पता चला कि उनकी बॉडी में रिपकेजेस थी एंड ऑल दैट, एंड ही वाज जो है बिल्कुल ठीक थे वो, ठीक है। अब उनकी डेथ कैसे हुई तो ये मैंने कहीं पढ़ा है, तुम भी पढ़ के बताना, अगर मैं गलत हूँ तो बताना, नहीं दीदी ये बात नहीं थी कुछ और थी, मैंने पढ़ा था कि हाँ शायद फ्रैक्चर हुआ था, उस सही नहीं हुआ तो इससे डेथ हुई थी, ठीक है। तो आपका कंप्लीट होता है। नाउ आई हैव एक्सप्लेन यू इस चैप्टर इन द मोस्ट डिटेल्ड वे, जितना तुम्हारे लिए जरूरी है, एक एक वर्ड मीनिंग लर्न करना कोई जरूरी नहीं है, ये सीरीज में चैप्टर याद रखना जरूरी है। 1922 में मिली किंग तट की मम्मी, 1968 में एक्सरे वालों ने बोला कि इनकी रिपकेजेस नहीं है, 2005 में हो गया उनका वो सीटी स्कैन हुआ, और बीच में आपने उनके फादर के बारे में जाना, और जो टू टक हिंटन ने चेंजेस करे थे वो आपको याद है। के नोट्स के लिए मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, मैंने इंस्टाग्राम पे पीडीएफ अपलोड कर दिया है, यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर। और साथ ही के साथ में अगर आप इंस्टा यूज नहीं करते हो तो एक परफेक्ट समरी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्टेड है, और पिन कमेंट में वहां से पढ़ लेना। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।